हेलो स्टूडेंट, आप सभी का टैगोर ऑनलाइन क्लासेज में मैं सौरभ सिंह राजावत मैथ लेक्चरर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कोविड-19 की वजह से लगातार 2 सालों से अपन की ऑफलाइन क्लासेस प्रभावित हैं पूरी तरह से। ठीक है ना? लेकिन टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके सारे हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करा रहा है आपके शहर सपोटरा पे। ठीक है ना? विथ फुल सिलेबस के साथ। ठीक है ना? सारा सिलेबस तुमको यहाँ कराया जाएगा। ठीक है ना? विद इन टाइम टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ऐप्स के माध्यम से। टेस्ट का रिजल्ट दूसरे दिन या तीसरे दिन टेस्ट पेपर का रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। ठीक है ना? कोई भी डाउट होगा तो ऐप्स के माध्यम से अपना डाउट्स भी तुम भेज सकते हो। ठीक है ना? डाउट का क्लियरिफिकेशन आपको दूसरे दिन मिल जाएगा। यदि आप लोग असंतुष्ट हैं उससे, ठीक है ना, तो हमारी फैकल्टी अवेलेबल रहेगी स्कूल में। आप लोग स्कूल भी आ सकते हो एक एक दो दो करके। ठीक है ना? और यहाँ आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना? तो ओवरऑल ये निकला है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी। ठीक है ना? जैसा हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, जैसी केयर ऑफलाइन में की जाएगी, सेम उसी तरह का केयर अपन को ऑनलाइन में भी मिलेगा। सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक भी चीज़ तुम्हारे लिए ऐसा नहीं रहेगा कि ये हमें कम समझ में आया है, ये हमें नहीं समझाया गया अच्छे प्रकार से। ठीक है ना? सब कुछ तुम्हें बताया जाएगा। ठीक है? और एक बात, पूरी क्लासों से, अब बोर्ड की पूरी क्लासों से या लोकल क्लासों से पूरी तरह से आरबीएससी सिलेबस हटा दिया गया है। ठीक है ना? और एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आ गया है। ठीक है ना? पिछले बार भी 11th क्लास में एनसीईआरटी आया था, उसी बुक को इस साल हम लोगों को पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक। ठीक है ना? तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अपन का जो पहला चैप्टर है, ठीक है ना, वो है सेट्स, समुच्चय का। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल नई चीज है तुम्हारे लिए। 9th 10th और पीछे जो क्लासों में तुम लोग मैथ पढ़ के आए हो, उससे बिल्कुल नई चीज तुम्हें यहाँ मिलेगी। ठीक है ना? एक नई प्रकार की मैथ्स पढ़ने को तुमको मिलेगी। ठीक है ना? कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो तुमको पिछली क्लासों से रिलेटेड होंगी। ठीक है ना? और कुछ चीजें बिल्कुल नई मिलेंगी जो तुमने कभी भी पिछली क्लासों में देखा तक नहीं होगा कि ये मैथ में ऐसा भी होता है। ठीक है ना? इसलिए अब यहां से ये तुम सोचो कि मैथ का एक नया वे पढ़ने जा रहे हो, मैथ का एक नया रास्ता पकड़ने जा रहे हो। ठीक है ना? जोड़ घटाना गुणा भाग और जो बेसिक फंडामेंटल मैथ्स है, जो 10वीं तक तुमने सीखा है, वो सारा यहाँ अप्लाई होगा। ठीक है ना? कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो तुमको 10वीं क्लास में पढ़ाए गए होंगे, हूबहू यहाँ तुमको मिल जाएंगे, थोड़ा मॉडिफाई रूप में मिलेंगे। ठीक है ना? थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो तुमको वहां अप्लाई करने होंगे। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जो तुमने कभी अभी तक की पढ़ाई में नहीं देखा होगा। ठीक है ना? उन्हीं में से एक चैप्टर है सेट्स। ठीक है ना? समुच्चय। इसके विषय में आज तक तुमने 10वीं क्लास तक कभी तुमने सेट्स के विषय में नहीं सुना होगा कि सेट्स भी कुछ होता है, समुच्चय भी कुछ होता है। ठीक है ना? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अपन का पहला एक्सरसाइज है वो सेट्स का है। ठीक है ना? बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ठीक है ना? बिल्कुल पेन नहीं लेना है, हर एक बात तुमको इजी वे में, ठीक है ना, समझाई जाएगी जो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाए। ठीक है ना? एक एक चीज समझाया जाएगा तुमको, एक एक लाइन का मतलब बताया जाएगा कि ये लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है और कैसे लिखा गया है। ठीक है ना? जब तक तुम्हारे दिमाग में फीड नहीं हो जाएगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना? एक एक चीज में तुमको एक्सपर्ट होना है, क्योंकि सिलेबस जो एनसीईआरटी है आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा तुम्हारा। ठीक है ना? मैथ पढ़ने वाले बीटेक करेंगे जाके, जेई की तैयारी करेंगे जाके। ठीक है ना? तो एनसीईआरटी तुम्हारा जेई की फाउंडेशन के लिए, जेई की प्रिपरेशन के लिए फाउंडेशन देगा ये एनसीईआरटी की बुक। ठीक है ना? जो तुम यहां पढ़ लोगे उससे आगे तुमको बताएंगे वो। ठीक है ना? जैसे तुमने सेट यहां पढ़ लिया, सेट्स के ऑपरेशन तुमने यहां पढ़ लिया, सेट कैसे लिखा जाता है, ये सब तुमको जेई में नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना? जेई की जब कोचिंग करने जाओगे तो तुमको जो 11th और 12th पे समाप्त किया है, जहां से तुमने एंडिंग की है, ठीक है ना, उसके आगे तुमको पढ़ाया जाएगा।
ठीक है ना, उनको ये पता है कि भैया है, ये बहन है, ठीक है ना, ये पढ़ के आई है 11th और 12th, तो इसका बेस तो मजबूत है, ठीक है ना, तो वो तुम्हारे बेस को बहुत ही कम टच करेंगे, उस बेस पे सीधे बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इनको एक बेस जैसा सीखना है, ये सीखना है कि आगे हमें जेई की तैयारी करना है या हमें बीएससी करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये हम फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से, बहुत बारीकियों के साथ, ठीक है ना, हर चीज को अपन को समझना है, ठीक है ना। तो सेट्स की बात करते हैं अपन का, जो पहली प्रश्नावली है, ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार जो पहली प्रश्नावली है, समुच्चय सेट्स, ये, ठीक है ना, इससे पहले कभी तुमने इसको सुना नहीं होगा, ठीक है ना। आज हम इसकी कहानी सुनाते हैं कि समुच्चय होता क्या है, ठीक है ना। इससे पहले तुमने देखा होगा कि जैसे छोटी क्लासों में तुमको 10वीं क्लास में पढ़ाया गया होगा नंबर सिस्टम्स, ठीक है ना, संख्या पद्धति पढ़ाई गई होगी, तो वहां तुमने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना, इन सब के विषय में बताया गया होगा तुमको, ठीक है ना, 100% बताया गया होगा। हम भी पढ़ाते हैं, हम भी बताते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, सबके विषय में बताया जाता है, ठीक है ना, बताया होगा और उनको तुमको लिखाया भी गया होगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल्स माने, अपन माने कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, सबको पता है कि प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, तुम लोगों को पता होगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, ठीक है ना, तो जवाब तुम दोगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो गुरुजी 1 होती है, ठीक है ना, सही है तुम्हारा जवाब बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, ठीक है ना, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जैसे ही पूछा जाएगा तो तुम्हारा दिमाग जाएगा कि सबसे बड़ी में 100 बताएं, 100 से आगे भी अपन बढ़ सकते हैं, 1000 बताएं, 1 लाख बताएं, ठीक है, 10 लाख बताएं, 15 लाख बताएं, क्या बताएं, मतलब सबसे बड़े में तुम सोच नहीं पा रहे हो कि हम उत्तर क्या बताएं, ठीक है ना। तुम्हारे पास ऑप्शन बढ़ते ही चले जाएंगे, जैसे ही तुम 1 करोड़ सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा यार 1 करोड़ 1 भी तो होती है, फिर सोचोगे यार 1 करोड़ 1 10 करोड़ भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या का तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का जवाब नहीं दे पा रहे हो, ठीक है ना। इसका मतलब वो अपरिभाषित हो गई, अडिफाइंड हो गई, ठीक है ना, उसका तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब वो क्या हो गया, अनंत हो गई, ठीक है ना, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, ठीक है ना। जो तुम्हारे सोच से अब भी ऊपर है, जितना तुम सोचोगे उसके ऊपर और चढ़ जाओगे, ठीक है ना, जितना तुम सोचोगे उसके आगे और चले जाओगे, ठीक है ना। तो जिसका अंत निर्धारित नहीं है, ठीक है ना, जिसके अंत के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वही चीज अनंत होती है, ठीक है ना। एग्जिस्ट तो करती है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होगी वो चीज, लेकिन हमारे सोच से परे है, वो हम नहीं सोच पा रहे हैं वहां तक, तो वो चीज क्या हो गई, अनंत हो गई, ठीक है ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात में तो सबका जवाब क्या होगा, 1 होगा, गुरुजी 1 है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्याओं पे तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, ठीक है ना, तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि हम क्या बताएं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, अनंत होती है, होगी कोई संख्या, ठीक है ना, जिसका अंत नहीं है उसको अनंत कह देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये तुमको लिखने का तरीका बताया गया होगा, इसको इंग्लिश में देखें तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। इंग्लिश जरूर सीखेंगे क्योंकि आगे का जो भी कहानी होगा वो सब इंग्लिश पे ही चलेगा अपन का, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्याएं इसको डिनोट करते हैं, हर एक चीज का एक सिंबल होता है प्रदर्शित करने का, ठीक है ना। बार बार अपन प्राकृत संख्या लिखेंगे, लिखने पे बहुत और लगता है, ठीक है ना। तो मैथ में एक सिंबल बना दिया गया, क्या बना दिया गया, कैपिटल एन। ये अब जैसे ही संख्याओं में कभी कैपिटल एन की बात की जाएगी, संख्याओं में कभी कैपिटल एन की बात की जाएगी तो अपन के दिमाग में आ जाएगा ये प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी संख्याओं के क्वेश्चन में कभी लिखा होगा एन, कैपिटल एन, ठीक है ना, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा अरे ये तो प्राकृत संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना। अब प्राकृत संख्याओं को लिखा कैसे जाए,
ठीक है ना। प्राकृत संख्याओं को लिखा कैसे जाता है, ठीक है, तो तुमको लिखाया गया होगा, ऐसा मंजिला ब्रैकेट बनाया गया होगा, ठीक है ना, और इसमें लिखना सिखाया गया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डैश 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 अनंत। अनंत, और अनंत को अपन ऐसे दिखाते हैं, उल्टा लेटा हुआ 8 बना देंगे तो वो अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। ये खड़ा हुआ है 8 है, ठीक है ना, 8 है, इसी को उल्टा कर दो, ये बन गया, ठीक है ना। तो ये तो अंक हो गया 8 और ये अनंत हो गया, ठीक है ना। तो अनंत को अपन उल्टा लेटा हुआ 8 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये जो प्राकृत संख्या के लिखने का सिस्टम है, ठीक है ना, लिखने का सिस्टम देख रहे हो ना तुम, ठीक है। इधर तो तुम्हारा प्राकृत संख्या कोई सेट से लिखा जाएगा, जिस सिंबल से उसको प्रदर्शित करेंगे वो सिंबल होगा, ठीक है ना, LHS में बीच में बराबर होगा, ठीक है ना। और RHS में जो सिस्टम लिखा हुआ है, RHS में जो व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है ना, व्यवस्था क्या बनाई गई है, मंजिला ब्रैकेट है, ठीक है ना, उसके बाद वस्तुएं आएंगी या अंक आएंगे, कुछ आएंगे, ठीक है ना। हर 2 अंक के बाद एक कॉमा का चिन्ह लगाया जाएगा, ठीक है ना, और ऐसे लिखते चले जाएंगे और लास्ट में मंजिले ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है ना। क्या व्यवस्था सीखी हमने, व्यवस्था हमने ये सीखी, ठीक है ना, कि मंजिला ब्रैकेट्स बनाएंगे। ब्रैकेट्स कोष्टक के विषय में तुमको बताया गया होगा कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, नहीं बताया गया तो अपन बताते हैं कि कोष्टक टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स क्या है, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कोष्टक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, छोटे क्लासों की बात है ये कोष्टक, ठीक है ना, ब्रैकेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है, सबसे पहले कोष्टक होता है, ठीक है ना, इसको बार पढ़ते हैं, ठीक है ना, संख्याओं के ऊपर तुमने लिखा देखा होगा बार, ठीक है, हिंदी में इसको रेखा कोष्टक बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो कोष्टक है ये किसी संख्या के ऊपर बार लगा हो, देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है ना। परिमेय संख्या बनाने के लिए जैसे लिखा होगा 1.6 के ऊपर ऐसे बार लिखा जाता था, कहेंगे कि इसको परिमेय संख्या में बदलो, 9th क्लास में ऐसे प्रश्न तुम लोगों ने सीखे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर लिखा होता है इसको बार पढ़ते हैं और ये रेखा कोष्टक होता है, ठीक है ना, इसको रेखा कोष्टक कहेंगे। चलो ये रेखा कोष्टक हो गया, ठीक है ना। दूसरा रेखा के बाद छोटा, ठीक है ना, इसको स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं, इंग्लिश में इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आ जाएगा मंजिला कोष्टक, ठीक है ना, सेमी ब्रैकेट्स, मंजिला कोष्टक, और सबसे लास्ट में आएगा अपन के पास बड़ा ब्रैकेट्स। ये इतने प्रकार के कोष्टक होते हैं, ठीक है ना, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंजिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। गणित पढ़ने के लिए गणित के हर पहलू तुमको ध्यान में होना चाहिए, हर चीज लिखी होनी चाहिए, हर चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, कोष्टक का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है ना, कोष्टकों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है ना। हर चीज गणित एक नियम कायदे से चलती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जैसा मन आया वैसा लगा दिया, ठीक है ना। यदि इसी बात को अपन ऐसा लिख देंगे, ये कोष्टक लगा देंगे तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, नहीं लिखा जाएगा, ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा, बताया गया है तो गलत बताया गया है, ठीक है ना। इसको प्रदर्शित करने के लिए कभी छोटा कोष्टक नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, कभी ये नहीं लगाया जाएगा, ये बड़ा कोष्टक कभी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। सेट्स को, समुच्च को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा मंझिले कोष्टक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इंटरवल, अंतराल एक नई चीज है, ठीक है, तुमको बताया जाएगा। अंतराल को जब भी प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना, अंतराल को जब भी प्रदर्शित किया जाएगा तो छोटा या बड़े कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, छोटा या बड़े कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। आएगी बात अंतराल की तो उसको अपन देखेंगे कि अंतराल क्या होता है, समुच्च से अंतराल कैसे भिन्न होता है, ठीक है ना, वो सारी बातें तुमको बताई जाएंगी, ठीक है। अभी हम लोग समुच्च का फाउंडेशन बना रहे हैं, समुच्च क्या है, ठीक है ना,
तो समुच्चय सिस्टम्स है, लिखने का तरीका है चीजों को, ठीक है ना, जमाने का तरीका है चीजों को, ठीक है ना। तो ये भी बात गलत है, अपन ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी समुच्चय को प्रदर्शित करना हो तो केवल मंझला ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा अपन किसी भी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमने तुमको चारों ब्रैकेट्स बताए हैं। अपनी कहानी में पुनः वापस आते हैं, ठीक है ना। कोष्टक हमारी कहानी नहीं है, हमारी कहानी है समुच्चय, और अपन की कहानी पे पुनः वापस आ गए हम लोग, ठीक है ना। पुनः वापसी किया तो हमने एक सिस्टम देखा है संख्याओं के लिखने का, ठीक है ना। क्या सिस्टम देखा है संख्याओं के लिखने का, ठीक है ना। सारी संख्याएं मंझले ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाएंगी और हर दो संख्याओं के बीच में कॉमा लगाया जाएगा, ठीक है ना। ये जो व्यवस्था है लिखने का, जो ये तरीका है, ठीक है ना, वो क्या है, समुच्चय को प्रदर्शित करना, ठीक है ना। यदि कोई चीज ऐसे लिखी हुई है तो 100% वो क्या लिखा हुआ है, सेट से लिखा हुआ है, ठीक है। यदि कोई चीज ऐसे लिखी हुई है तो 100% वो क्या लिखा हुआ है, सेट से लिखा हुआ है, समुच्चय लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज तो तुमने देखा होगा, ऐसा तुमको 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में ऐसा कुछ लिख के बताया गया होगा, ठीक है ना। लेकिन तुमको ये नहीं बताया गया होगा कि ये जो लिखा हुआ है इसको वास्तविकता में पढ़ा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या लिखा हुआ है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। वास्तविकता में इसको पढ़ा जाए तो ये प्राकृत संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हमारे हिसाब से ये अधूरा है, ठीक है ना। ये जो सिस्टम लिखा हुआ है ये सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखा हुआ है, सेट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि प्राकृत संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है ना। यदि ऐसा लिखा हुआ है और इससे ब्रैकेट्स को हटा दें, ठीक है ना, तो प्राकृत संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। इसका मतलब ये प्राकृत संख्याओं का क्या लिखा हुआ है, समुच्चय लिखा हुआ है, ठीक है ना। और समुच्चय के लिखने का तरीका तुमको पता चल गया होगा कि बराबर होगा, ठीक है। उसके पहले, बराबर के पहले कोई एक कैपिटल लेटर में कोई संख्या है, वो कोई अक्षर लिखा होगा, कोई अल्फाबेट लिखा होगा, ठीक है ना। और वो जो अल्फाबेट लिखा होगा वो किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ये जो अल्फाबेट लिखा होगा इंग्लिश का जो ये अल्फाबेट्स है, ठीक है ना, ये हमेशा कैसा होगा, कैपिटल्स में, कैपिटल लेटर होगा, कैसा, कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल लेटर में होगा ये। तो बराबर से जो पहले लिखा होगा वो हमेशा इंग्लिश का कोई अल्फाबेट होगा और वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है ना। बराबर के बाद जो होगा वो मंझला ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे, और ये जो लिखे हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, सेट्स के अवयव कहलाते हैं, और हर दो अवयव के बीच में कॉमा लगा होता है, ठीक है ना। तो ये सेट्स को लिखने का तरीका है। तो अपन लोगों ने सीख लिया कि सेट्स को लिखने का तरीका कैसे होता है, ठीक है ना। बराबर होगा बीच में, बराबर से पहले कोई अंग्रेजी का एक अल्फाबेट लिखा होगा जो कैपिटल लेटर पे होगा, ठीक है ना। बराबर के बाद में मंझले ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी होंगी, वस्तुएं लिखी होंगी, चीजें लिखी होंगी, अंक लिखे होंगे, इंग्लिश के अल्फाबेट से लिखे होंगे, ठीक है ना। वो सब क्या होते हैं, सेट्स के अवयव कहलाते हैं, और दो अवयव के बीच में हमेशा कॉमा का चिन्ह लगा होता है, ठीक है ना। तो वो सेट्स होता है, ठीक है। तो ये सेट्स हो गया, ये सेट्स को लिखने का तरीका हो गया, ठीक है ना। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी सेट्स लिखने का तरीका तो बता दिया, लेकिन सेट्स होती क्या है ये तो बताया ही नहीं है, समुच्चय कहेंगे किसको ये तो बताया ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने इसलिए बताया क्योंकि ऐसी चीजें तुमने पूर्व में देखी होंगी, प्राकृत संख्याएं तुमको लिखाई गई होंगी, तो हमारे हिसाब से ऐसा ही बताया गया होगा, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम तुमको लिख के ऐसा बताया गया है यही समुच्चय होता है। समुच्चय कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना। समुच्चय क्या है, एक लाइन में समुच्चय की परिभाषा दे दी जाए, ठीक है ना, तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है ना। मतलब वस्तुओं या चीजों का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय है, ठीक है ना। फिर से एक बार परिभाषा को दोहराते हैं अपन, ठीक है ना। वस्तुओं या चीजों का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है ना, ही समुच्चय है,
ठीक है ना, कुछ नहीं है, एक लाइन की केवल परिभाषा है, ठीक है ना। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है ना। लिखते हैं इस परिभाषा को और देखते हैं इस परिभाषा में क्या क्या खास बातें हैं, ठीक है ना, जिन पे अपन को वर्क करना है, क्या क्या खास बातें हैं उन पे अपन को वर्क करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं परिभाषा लिखते हैं अपन सेट्स की और उस परिभाषा में क्या खास है उसको समझते हैं, क्योंकि गणित में क्या खास है ये तुम्हें समझ में आ गया तो गणित 100% आ जाएगा, और गणित से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। बस तुमको ये ढूंढना है कि इस प्रश्न में क्या खास है, ठीक है ना, जो हमें समझना है, ठीक है ना, जो हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। और उस खास बात को ये तुमने पकड़ लिया, ठीक है ना, तो 100% तुमने गणित पकड़ ली, ठीक है ना। तो हर चीज में, हर परिभाषा, हर डिफिनीशन, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी ट्रिकी चीज होती है, ठीक है ना, जो तुम्हें समझना है, ठीक है ना। उस ट्रिकी चीज को तुमने पकड़ लिया, ठीक है ना, तो बाकी सारा तुम्हारा हो गया, ठीक है ना, उस ट्रिकी चीज को पकड़ने के बाद, ठीक है। तो अपन समुच्चय की परिभाषा लिखते हैं और देखते हैं इस परिभाषा में क्या खास है, ठीक है। चलो समुच्चय सेट, ये हमारे हिसाब से इस डेफिनेशन में केवल एक बात खास है, सुपरिभाषित, ठीक है ना। तुम कहोगे गुरुजी हमें तो सभी खास लग रहा है, पहली बार हमने देखा है, ठीक है ना, तो तुम्हें सभी खास लग सकता है, ठीक है ना, अभी फिलहाल। लेकिन जब 1-2 दिन की क्लास हो जाएगी तो तुम्हें भी लगेगा कि नहीं हम खास पकड़ पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। वस्तु में कुछ भी हो सकते हैं, वस्तुओं की जगह कोई अंक आ सकते हैं, ठीक है ना, किसी शहरों के नाम आ सकते हैं, ठीक है ना, किसी नदियों के नाम आ सकते हैं, व्यक्ति विशेष के नाम आ सकते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स आ सकते हैं, गणित के अंक आ सकते हैं, ठीक है ना, हमारी क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नाम आ सकते हैं, हमारी क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के गणित के अंक आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वस्तुओं के अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, वस्तुओं के अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने तुमको बताया है कि वस्तु में क्या हो सकती हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लेते हैं, वस्तु में क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। जो भी तुम देख रहे हो सब वस्तु में। कलेक्शन आ जाएगा पंखा बनाने वाली कंपनियों के नाम, ठीक है ना, वस्तु में, ठीक है ना। हैवेल्स बनाती है, ऊषा बनाती है, पोलर बनाती है, ठीक है ना, ढेर सारी कंपनियां जो पंखा बना रही हैं, उन सभी कंपनियों के नाम लिखो, ठीक है, वस्तुएं हैं, ठीक है ना। कह दिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है ना, वस्तुएं हो गई, ठीक है ना। कह दिया जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याएं लिखिए, ठीक है ना, क्या हो गई, वस्तुएं हो जाएंगी। तुमसे कह दिया जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत में हुए प्रधानमंत्रियों के नाम लिखिए, ठीक है ना, क्या हो गई, वस्तुएं हो गई। तुमसे कह दिया जाएगा भारत में बहने वाली नदियों के नाम लिखो, क्या हो गई, वस्तुएं हो गई, ठीक है ना। तो वस्तु में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वस्तुओं के, अब वस्तुओं से नहीं घबराना, वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, अंक आ सकते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स आ सकते हैं, हमारे तुम्हारे नाम आ सकते हैं, नदियों के नाम आ सकते हैं, पर्वतों के नाम आ सकते हैं, पहाड़ों के नाम आ सकते हैं, जो तुम्हारे दिमाग में है वो आ सकता है, वस्तु में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। हमें वस्तुओं का संग्रह करना है, ठीक है ना, हमें वस्तुओं को लाना है, उनको एक जगह बैठाना है, ठीक है ना, और
एक जगह जैसे ही उन वस्तुओं को हमने बैठा लिया वही क्या हो गया, समुच्चय हो गया। लेकिन कंडीशन क्या है, वो जो वस्तुओं का संग्रह है वो कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। जो वो वस्तुओं का संग्रह है, ठीक है ना, वो कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी हम सुपरिभाषित कैसे पहचानेंगे, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, सुपरिभाषित पहचानना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। हम बता रहे हैं कैसे आसान है। तुमको कह दिया जाए कि भारत में बहने वाली नदियों के नाम लिखो, ठीक है ना, भारत में बहने वाली नदियों के नाम लिखो, या अभी नदियों पे नहीं चलते हैं, किसी को पूरी नदियों के नाम आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, वो सोचेंगे, ठीक है ना। तुमसे कह दिया जाए कि क्लास 10th ए पे पढ़ने वाले सभी छात्रों के नाम लिखो, ठीक है। ये कह दिया जाए कि क्लास 10th ए में पढ़ने वाले छात्रों के नाम लिखो। ये एक तुमको प्रश्न दे दिया गया, ठीक है ना। तो क्लास 10th ए में पढ़ने वाले छात्रों के नाम अपने विद्यालय के ही लिखने हैं, ठीक है ना। दूसरे विद्यालय के तुम जानते भी नहीं होगी कि क्लास 10th में कौन कौन से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपने विद्यालय की ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो मान लो हम टैगोर में पढ़ते थे, ठीक है, अब 11th क्लास में आ गए, ठीक है ना, और हम क्लास में गए, हमने कहा कि 10th क्लास में पढ़ने वाले सभी छात्रों के नाम लिख दो, ठीक है ना। सभी छात्रों के नाम लिख दिया जाएगा। तो उसमें मान लो ए विद्यार्थी है, बी विद्यार्थी है, सी विद्यार्थी है, ऐसे, तो वो सभी नाम लिख देंगे, जितने भी 20 भैया 30 भैया जो पढ़ते थे वो सबके नाम लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे ही बी स्टूडेंट आएगा, उसको भी पता है कि हमारी क्लास में कौन कौन पढ़ते थे, वो भी सभी नाम लिख देगा, ठीक है ना। जैसे सी भैया है, वो भी लिखेगा तो सबके नाम लिख देगा वो, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है कि हमारे साथ 10 ए में कौन कौन से भैया पढ़ते थे, ठीक है ना। तुरंत उसने कॉमा लगा लगा के सारे नाम लिख दिए कि राम पढ़ता था, श्याम पढ़ता था, रमेश पढ़ता था, गीता पढ़ती थी, सीता पढ़ती थी, पूरे नाम उसने लिख दिए। फिर हमने बी भैया से कहा तुम भी नाम लिखो अपने क्लास में पढ़ने वाले, ठीक है ना, तो वो भी क्योंकि 10th में ही पढ़ता था तो वो भी वही सारे नाम लिखेगा, ठीक है ना। सी भैया से हमने बोला कि तुम भी नाम लिखो, ठीक है ना, तो वो भी वही नाम लिखेगा क्योंकि उतने ही लोग पढ़ते थे। हाँ, अंतर ये हो सकता है कि मान लो इसने पहले राम लिखा, ये लास्ट में राम लिख सकता है, उसके दिमाग में आएगा कि लास्ट में राम होगा, ठीक है ना। इसने दूसरे नंबर में श्याम लिख दिया, वो दूसरे नंबर में को सीता लिख दे। लेकिन ओवरऑल ये पूरे अवयव हम लोग देखेंगे, पूरे नाम देखेंगे तो सबके सेम मैच होंगे, क्रम मैच नहीं होगा, ठीक है ना। कोई पहले राम लिख देगा, कोई तीसरे नंबर पे राम लिख देगा, कोई चौथे नंबर पे श्याम लिख देगा, कोई दूसरे नंबर पे श्याम लिख देगा, लेकिन वो जो नाम लिखे जाएंगे, ठीक है ना, वो सारे देखा जाएगा तो सबके बिल्कुल समान मिलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल समान मिलेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा ये क्या है, सुपरिभाषित है, ठीक है ना। तो सुपरिभाषित पहचानने का मतलब क्या हो गया, यदि हम कोई एक वाक्य बोल दें और उसका आंसर सभी लोगों के लिए समान आ जाए, ठीक है ना। यदि हम कोई क्वेश्चन बोल दें और यदि उसका आंसर सभी लोग बिल्कुल समान बता दें, क्रम का हम महत्व नहीं करते हैं, कोई राम को पहले लिखेगा, कोई राम को तीसरे नंबर पे लिखेगा, क्रम महत्व नहीं है। महत्व क्या है कि जो आंसर दिया जा रहा है वो सबके लिए क्या है, समान है, ठीक है ना। तो हमारे द्वारा बोले गए कथन का यदि उत्तर सभी के लिए समान आ जाए तो वो क्या होता है, सुपरिभाषित होता है, वो क्या होता है, सुपरिभाषित होता है, ठीक है। तो सुपरिभाषित का मतलब समझ गए। एक आसान भाषा में यदि कोई कथन लिखा जाएगा और उसका उत्तर सभी के लिए बिल्कुल समान आए, ठीक है ना, उत्तर में डिफरेंस ना आ पाए, ठीक है ना, तो वो सुपरिभाषित होता है, ठीक है। तो वस्तुओं का हम लोगों को ऐसा संग्रह करना है जो क्या हो, सुपरिभाषित हो, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा समुच्चय, ठीक है। जैसे तुमसे कह दिया जाए तुम 4 भैया बैठे हो और तुमसे कह दिया जाए कि तुमको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखने हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट हम तुमको बोल रहे हैं,
जैसे तुम 4 भैया बैठे हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर रोल नंबर से बैठे हो, ये तुम 4 भैया, ठीक है ना। और हमने तुमसे आके बोल दिया कि तुमको अंग्रेजी वर्णमाला के क्या लिखने हैं, स्वर लिखने हैं, ठीक है ना। ये हमने यहाँ के एक क्वेश्चन तुमको बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखो। तो जिस भैया का रोल नंबर 1 है उसने भी लिख दिया AEIOU, ठीक है ना। जिस भैया का रोल नंबर 2 है उसने भी लिखा, लेकिन उसने आई पहले उसके दिमाग में आया, फिर ई आया, फिर उसने सोचा ओ भी होता है, यू भी होता है, और उसने लास्ट में सोचा कि ए भी स्वर होता है, तो उसने यहां लिख दिया ए को, ठीक है ना। जिसका रोल नंबर 3 है उस भैया ने दिमाग लगाया, तो उसने ओ लिखा, यू लिखा, ई लिखा, आई लिखा, ए लिखा, ऐसे लिख दिया। चौथे भैया ने AEIOU ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो देखा जाए तो सभी भैयाओं ने 5 ही अल्फाबेट लिखे हैं और सब बिल्कुल देखो समान लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसने भी AEIOU लिखा है, इसने भी AEIOU लिखा है, इसने भी AEIOU लिखा है, और इसने भी AEIOU लिखा है, ठीक है ना। किसी ने पहले किसी ने बाद में लिखा है, लेकिन सब ने बिल्कुल समान लिखा है, ठीक है ना। किसी का उत्तर डिफरेंट तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सबका बिल्कुल समान उत्तर आ रहा है, ठीक है। क्रम जरूर इधर उधर हो सकता है, कोई पहले कोई बाद में लिखेगा, लेकिन सबका उत्तर कैसा है, बिल्कुल समान लिखा हुआ है, ठीक है ना। यदि हमारे दिए गए कथन का उत्तर सबके लिए बिल्कुल समान आए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो संग्रह कैसा होगा, सुपरिभाषित संग्रह कहलाएगा, ठीक है ना। और एक के लिए भी यदि उत्तर डिफरेंस हो गया, ठीक है ना, तो फिर वो सुपरिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो समुच्चय क्या होता है, पहली डिफिनीशन देखा जाए तो समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं के, अब वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, हमने तुमको बताया है वस्तुएं क्या क्या हो सकती हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट हो सकते हैं, गणित के अंक हो सकते हैं, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, गांव के नाम, जिलों के नाम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। तो सुपरिभाषित की बात तुम्हारे दिमाग में थोड़ा आ रहा होगा कि चीजें सुपरिभाषित कैसी है, ठीक है ना। ये हमने सुपरिभाषित बता दिया। अब कल को हम आके कह दें, एक स्टेटमेंट लिखें, ठीक है ना, यहां लिख दें, दूसरा स्टेटमेंट लिखें कि राजस्थान के 5 जिलों का संग्रह, ऐसे लिख दें आके। हम कल को आए, हमने कहा कि राजस्थान के 5 जिलों का संग्रह तुमको लिखना है, 5 जिलों के नाम लिखना है तुमको राजस्थान के, ठीक है ना। तो अब देखो, ये एक भैया है जिसका रोल नंबर 1 है, उसने तुरंत दिमाग लगाया, उसने सोचा यार हम करौली में रहते हैं, लिखो करौली, उसने करौली लिख दिया, ठीक है ना। फिर सोचा कि यार करौली बगल में तो हमारे गंगापुर पड़ता है जो सवाई माधोपुर में पड़ता है, ठीक है, तो सवाई माधोपुर भी जिला है एक, ठीक है। तो पहले रोल नंबर वाले ने करौली लिख दिया, ठीक है। फिर उसने सोचा कि यार क्यों ना सवाई माधोपुर लिख लें, ये सवाई माधोपुर हो गया दूसरा, ठीक है ना। तीसरा उसने लिख दिया कि यार हमारे ननिहाल तो दौसा जिले में है, दौसा लिख देते हैं, ठीक है ना, तो उसने दौसा लिख दिया, ठीक है ना। फिर किसी ने गंगापुर लिख दिया, किसी ने धौलपुर लिख दिया, ऐसे ऐसे उसने 5 जिले लिख दिए, ठीक है ना। गंगानगर होता है, गंगानगर जिला है, गंगापुर नहीं है, गंगानगर, ठीक है ना। दूसरे ने दिमाग लगाया कि यार हम महाराणा प्रताप को देखने गए थे चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ भी जिला हो गया राजस्थान का, तो उसने पहले ही चित्तौड़गढ़ लिख दिया,
ठीक है। उसने कहा यार चित्तौड़गढ़ घूमने गए थे तो वहां हम उदयपुर गए थे जहां झीलों का नगर होता है, झीलों की सिटी है वो, ठीक है ना। तो उसने दूसरा क्या ठोक दिया, उदयपुर, ठीक है ना। फिर उसने दिमाग लगाया यार करौली में हम रहते हैं, करौली भी लिख देते हैं, बगल में सवाई माधोपुर है वो भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो उसने करौली लिख दिया, सवाई माधोपुर लिख दिया और दौसा लिख दिया, ये लो, ठीक है ना। इसी तरह तीसरे ने भी लिख दिया, चौथे ने भी लिख दिया। अब अपन देखें तो देखो इसने करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, गंगानगर और धौलपुर ये 5 जिले लिखे। इसने चित्तौड़गढ़, उदयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा लिख दिया। तो क्या दोनों के आंसर समान है क्या? दोनों के आंसर तो अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो दोनों के आंसर अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये जो कथन हमने दिया था ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है ना। ये जो हमने कथन लिखा ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। यदि ये सुपरिभाषित नहीं है तो ये हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान के 5 जिलों का संग्रह ये हमारा समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर ही अलग अलग हो रहा है। हाँ, तुमसे ये कह दिया जाता कि राजस्थान के जिलों के नाम लिखो, ठीक है ना, तो सभी बच्चे राजस्थान के 31 जिले लिख देते, क्योंकि अब तुमको ये नहीं बताया कि 5 लिखना है कि 10 लिखना है कि पूर्व के लिखना है कि पश्चिम के लिखना है कि उत्तर के लिखना है कि दक्षिण के लिखना है, ठीक है ना। तुमसे बस ये कह दिया गया है कि राजस्थान के जिलों के नाम लिखो। तो राजस्थान के जिलों के नाम सभी जिनसे भी लिखवाते तो सभी 31 जिले लिखते, ठीक है ना। क्रम इधर उधर हो सकता था लेकिन आंसर सबका क्या आता, समान आता। लेकिन जैसे ही हमने कह दिया राजस्थान के 5 जिलों के नाम लिखो, ठीक है ना, तो आंसर बदल गया। कोई दौसा लिख रहा है, कोई दौसा नहीं लिख रहा है, चित्तौड़गढ़ लिख रहा है, ठीक है ना, कोई सीकर लिख देगा, ठीक है ना। तो आंसर चेंज हो गया। तो सभी के लिए यदि आंसर बदल जाए तो फिर वो सुपरिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हमने कथन लिखा है ये हमारा समुच्चय नहीं हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें अब आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि सुपरिभाषित का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो सुपरिभाषित का क्या मतलब है ये तुम्हें आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।